सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मुख्य नदी होगी सिंधु नदी और बाकी की नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। कौन कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान। तो सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और उसके बाद भारत के लद्दाख में एंटर करती है। तो फिर भारत के लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से गुजरते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ हुआ? उद्गम स्थल क्या होता है? जहाँ से नदी की शुरुआत होती है। और मुहाना क्या होता है? जहाँ पर नदी खत्म होती है। तो सबसे पहले देखते हैं उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील। याद रखिएगा, मानसरोवर झील से ये निकलती है। और मुहाना क्या है? कहाँ पर जाकर गिरती है? तो अरब सागर में। तो ये दोनों याद रखिएगा। तो उसके बाद है कि सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बाकी नदियाँ हैं सिंधु नदी तंत्र की वो भारत से निकलती हैं, पर 2 नदियाँ हैं जो भारत से बाहर चीन के तिब्बत से निकलती है। कौन कौन सी? एक तो खुद सिंधु नदी, ये भी मानसरोवर झील से निकल रही है, और दूसरी सतलुज नदी। तो ये भी देखिए, ये भी सा से शुरू हो रही है और ये भी सा से शुरू हो रहा है। मतलब कि सतलुज और सिंधु दोनों की शुरुआत सा से ही हो रही है। और एक है पहली नदी, मतलब कि सिंधु नदी तंत्र के सबसे ऊपरी नदी, और एक है सबसे लास्ट वाली नदी। ये दोनों नदियाँ भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती हैं और बाकी की नदियाँ भारत से ही निकलती हैं। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो लेह शहर स्थित है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। याद रखिएगा। अब हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया। एक बार हम इसकी सहायक नदियाँ मैप में देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। तो सिंधु नदी यह सबसे ऊपर, उसके बाद इसकी सहायक नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी के बाद है चिनाब नदी। यही इसका सही क्रम है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर है झेलम, उसके बाद है चिनाब, और उसके बाद है रावी नदी, उसके बाद है व्यास नदी, और सबसे लास्ट में है सतलुज नदी। सिंधु नदी तंत्र की शुरुआत सा से ही हो रही है, सिंधु से, और ख़त्म भी सा पर ही हो रही है, यानी कि सतलुज पर। सा से शुरू होकर सा पर ही ख़त्म हो रही है। तो सही क्रम क्या है? सबसे ऊपर है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, व्यास और सतलुज। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। तो ये सहायक नदियों में सबसे बड़ी बहन है, बाकी की इसकी छोटी बहनें हैं। तो बड़ी बहन का क्या काम होता है कि छोटी बहनों की उंगली पकड़कर उनको रास्ता दिखाना। तो यही काम इसका है। ये चिनाब नदी सबसे बड़ी बहन है, बाकी की बहनें इसमें मिल जाती हैं, इसकी उंगली पकड़ लेती हैं और ये उनको उसके मंजिल तक पहुंचाती है। यानी कि बड़ी बहन के हिसाब से ये उनको रास्ता दिखाती है। ये सब नदियाँ इनमें जाकर मिल जाती हैं, मतलब कि जो बाकी की नदियाँ हैं ये चिनाब में मिल जाती हैं और चिनाब जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार जो पांचों की पांचों नदियाँ हैं ये सिंधु नदी में मिल जाती है। आशा करता हूँ आपको ये याद रहेगा। तो अब आगे देखते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये जितनी भी नदियाँ हैं ये भारत होते हुए पाकिस्तान जा रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान को ये डर सता रहा था कि कहीं भारत इन नदियों को रोक न दे। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता। ये क्या है इसे देख लेते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ जिसे कहते हैं इंडस रिवर ट्रीटी। तो इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। ये दोनों, एक प्रधानमंत्री और दूसरे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इनके बीच हुआ था इंडस रिवर ट्रीटी। तो इस समझौते में क्या निर्णय लिया गया? जैसा कि आप जानते हैं सिंधु नदी तंत्र में
कितनी नदियाँ हैं? तो 6 नदियाँ हैं। तो 6 नदियों में से 3 नदियों का अधिकार, मतलब कि 3 नदियों के पानी का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया और 3 नदियों के पानी का अधिकार भारत को दे दिया गया। तो ये कौन कौन सी नदियाँ हैं, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो ऊपर वाली 3 नदियाँ हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन तीनों नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया। और जो नीचे की 3 नदियाँ हैं, रावी, व्यास और सतलुज, इन तीनों नदियों का अधिकार भारत को दे दिया गया। तो ऊपर की 3 नदियों का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और नीचे की 3 नदियों का इस्तेमाल भारत करेगा। तो इस समझौते के तहत जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, इनका पानी भारत नहीं रोक सकता। वहाँ पर विद्युत उत्पन्न कर सकता है, मतलब कि बिजली का उत्पादन कर सकता है, पर पानी नहीं रोक सकता। ये इसमें डिसाइड हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको सिंधु जल समझौता समझ आ गया होगा। तो अब हम एक एक करके जो सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ हैं, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब से। तो चिनाब का उद्गम स्थल और मुहाना देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि इस नदी का उद्गम स्थल बताओ, मुहाना बताओ, और जो विशेष बातें हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चिनाब नदी का उद्गम स्थल। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा। ये मैंने आपको दर्रे की वीडियो में बताया था कि बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये ख़त्म कहाँ पर होती है? तो आपको पता है ये सभी नदियाँ सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो उसके बाद सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो याद रखिएगा, ये बारालाचा दर्रा से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसे चंद्रभागा नदी क्यों कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं, एक है चंद्र और दूसरी है भागा। तो ये दोनों नदियां जहां पर आकर मिलती हैं, वहीं से चिनाब नदी शुरू होती है। तो इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी कहते हैं, क्योंकि चिनाब नदी चंद्र और भागा दोनों से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। और ये जब एग्ज़ाम में पूछा जाए, इसका हिंट याद रखना है, ये दोनों चा से शुरू हो रही हैं। जितनी भी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, इसी में से सिर्फ एक चिनाब नदी है जिसकी शुरुआत चा से होती है, और चंद्रभागा नदी की शुरुआत भी चा से होती है। तो ये एक हिंट है जिसे आप क्लिक करके याद रख पाएंगे कि चंद्रभागा नदी और चिनाब नदी दोनों एक ही हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चिनाब नदी हमने देख ली। अब हम बाकी की सहायक नदियाँ एक एक करके देखते हैं। तो इनको मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर दिया, इनका उद्गम स्थल और मुहाना और जो विशेष बातें याद रखनी हैं, तो इसे आप याद रख पाएंगे। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इनका उद्गम स्थल कौन सा है, क्योंकि मुहाना तो आपको पता ही है कि जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ये चिनाब नदी में मिल जाएंगी और चिनाब नदी सिंधु नदी में मिल जाएगी। पर जो इसका उद्गम स्थल है ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है बैरी नाग झील। तो मैंने झील वाली वीडियो में आपको बताया था कि जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये हैं जम्मू कश्मीर में। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरी नाग झील से निकलती है और मुहाना चिनाब नदी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसे आप याद कैसे रख पाएंगे कि बैरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है? तो जैसा कि इस झील में लिखा है नाग, तो इसके पीछे है ना नाग। तो जो नाग नागिन हैं इनको कोई आम नदी नहीं झेल सकती, तो कोई ऐसी नदी हो जो इनको झेल पाए। तो इस नदी का नाम ही रख दिया गया झेलम। ये इतने नाग नागिनों को झेल रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया झेलम नदी, क्योंकि ये बहुत से नाग नागिन को झेल रही है। एक तरीका है जिसे आप याद रख पाएंगे। तो ये भी याद रखना कि जो श्रीनगर है ये झेलम नदी के तट पर है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, याद रखिएगा। तो झेलम नदी के बाद देखते हैं रावी नदी। तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा मैंने आपको दर्रे वाली वीडियो में बताया था, ये है हिमाचल प्रदेश में। और इसका मुहाना तो चिनाब नदी, ये तो आपको पता ही होगा। तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग ये रा से शुरू हो रहा है, ये ऐसे हिंट है एक, याद रख लेना कि रा से ये भी है, रा से ये भी है। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। और जो लाहौर शहर है पाकिस्तान का, लाहौर बहुत ही फेमस शहर है लाहौर, ये रावी नदी के तट पर ही है।
तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाहौर किस नदी के तट पर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा। तो झेलम और रावी ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सतलुज। तो सतलुज नदी राकसताल जो कि मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दो नदियाँ हैं, एक तो सिंधु नदी और एक है सतलुज नदी। दोनों साथ से शुरुआत हो रही है, एक है पहली और एक है आखिरी। ये दोनों भारत के बाहर मानसरोवर झील से निकलती हैं। इसी प्रकार जो सतलुज नदी है वो कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर झील के राकसताल से, याद रखिएगा। तो जो भाखड़ा बांध है ये सतलुज नदी पर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो याद रखिएगा सतलुज नदी पर है भाखड़ा बांध। जितने भी बांध हैं इम्पोर्टेड, मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, पर अभी आप देख लीजिए कि सतलुज नदी पर है भाखड़ा बांध। तो उसके बाद है व्यास नदी। ये सिंधु नदी तंत्र की आखिरी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा रावी और व्यास दोनों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सा? रावी और व्यास। इसे अगर मैं आपको एक हिंट बताऊं तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रा से शुरू हो रही है, रोहतांग दर्रे से। उसी प्रकार आप रावी लिख लीजिए, रावी। ये कहाँ से निकल रही है? रोहतांग दर्रे से। तो रा से रावी हो गया और वा से व्यास हो गया, तो दोनों रोहतांग दर्रे से निकल रही हैं। रावी से ही आप क्लियर कर लेना, एक हिंट है। रावी नदी लिखेंगे तो दोनों रोहतांग दर्रे से निकल रही हैं, रा से रावी और वा से व्यास। दोनों कहाँ से निकल रही हैं? रोहतांग दर्रे से। तो व्यास नदी इकलौती ऐसी नदी है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। तो ये सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है और सतलुज नदी इसे चिनाब नदी में मिला देती है। तो याद रखिएगा ये भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और व्यास का ये जहाँ पर संगम हो रहा है, यहीं से एक नहर निकलती है जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जहाँ पर सतलुज और व्यास का संगम हो रहा है यहीं से निकलती है एक नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो सिंधु नदी तंत्र के बाद अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो तीन नदियां हो गईं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलुज और ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मानसरोवर झील से कौन सी तीन नदियां निकलती हैं। तो तीन नदियां हैं सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो यह है तीन देशों से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन कौन से? चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ये चीन के तिब्बत से निकलती है और भारत में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा पर्वत। मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से टकराकर ये यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। तो भारत से होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से ये सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो याद रखिएगा चीन, भारत और बांग्लादेश ये तीन देशों से होकर गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा यह सबसे चौड़ी नदी है भारत की। और ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य नामों से जाना जाता है, मतलब इसके और भी नाम हैं और यही इम्पोर्टेंट है। तो तिब्बत में इसे जानते हैं यारलुंग सांगपो नाम से। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं सांगपो नदी। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे कहते हैं दिहांग नदी। और यही नदी जब आगे बढ़कर असम में जाती है तो असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और यही नदी जब आगे बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर इसे कहते हैं जमुना नदी। तो इसके सभी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तिब्बत में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल में कहते हैं दिहांग, असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। वैसे तो ब्रह्मपुत्र की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, पर जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने वो कवर की हैं। यही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या खलासी की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा बस सहायक नदियाँ याद रख लीजिए, वही पूछा जाएगा कि कौन सी सहायक नदी
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पर अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस लेवल के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी सहायक नदी दाईं ओर से आकर मिल रही है, कौन सी बाईं ओर से आकर मिल रही है। मैंने वो भी कवर किया है, तो दोनों मैं आपको याद कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से कौन सी मिल रही है। तो ये तो आपका दाईं ओर होगा, पर नदी का ये बाईं ओर होगा। क्यों? क्योंकि नदी ऊपर से आ रही है नीचे की ओर। अगर आप अपने आप को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये आपका दाईं ओर होगा और ये बाईं ओर होगा। तो इसी प्रकार हम तो नदी के हिसाब से देखेंगे ना, नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ये नदी का बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाईं ओर आकर कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो चलिए बाईं ओर से शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर है दिबांग नदी, उसके नीचे है लोहित नदी। और याद रखिएगा, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जिसे खूनी नदी कहते हैं, वो है लोहित नदी। और दिबांग नदी और लोहित नदी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर पूछी जाती हैं। उसके बाद है धनसिरी नदी और उसके बाद है कोपिली नदी। तो ये चारों नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं जो बाईं ओर से जाकर मिलती हैं। कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। तो इसे आप याद कैसे रखोगे ये मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। क्योंकि अगर आपको बाईं ओर वाली सहायक नदियाँ पता होंगी तो जो बाकी बची वो दाईं ओर से आएंगी। तो हम बाईं ओर वाली याद रखते हैं। तो चार नदियाँ हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली नदी। तो कहानी क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसमें तैरना आसान नहीं है क्योंकि जो इसका प्रवाह है वो काफ़ी तेज होता है और काफ़ी चौड़ी नदी है। तो अगर किसी आदमी को जिसको स्विमिंग ना होती हो उसे इस नदी के पास ले जाया जाए और तैरने को कहा जाए तो उसका दिल जोर से धक धक करने लगेगा। वो डर जाएगा कि भाई मैं कैसे तैर पाऊँगा, इसमें तो बड़े बड़े जो स्विमर हैं वो भी तैर नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा, उसका दिल धक धक करने लगेगा। उसी से हम याद रखेंगे। देखिए, यह है दिबांग नदी और यह है लोहित, दोनों की शुरुआत हो रही है दिल। तो हो गया दिल, यह है धनसिरी ध और आगे है कोपिली क। तो दिल धक, दिल धक से आप याद रखेंगे। ये तो आप याद रख लेंगे कि इसकी सहायक नदी हैं, पर अगर आपको ये याद ना रहा कि दाईं ओर से मिलती हैं तो कि बाईं ओर से मिलती हैं, ये कैसे याद रख पाएंगे? तो जो आपका दिल धक धक हो रहा है, आप हाथ लगाइए, दाईं ओर हो रहा है या बाईं ओर, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो दिल है हमारा बाईं ओर है। तो इसे याद रख पाएंगे कि दिल धक धक हो रहा है तो बाईं ओर है दिल, तो ये बाईं ओर से मिलती हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो उसके बाद देखते हैं अब हम दाईं ओर वाली नदियाँ। बाईं ओर वाली याद हो गई, अब दाईं ओर वाली देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तिस्ता। तिस्ता नदी जो है ये चोलामू झील से निकलती है। झील वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चोलामू झील है ये भारत की सबसे ऊंची झील है, सिक्किम में है। तो वहीं से निकलती है तिस्ता नदी और वहाँ से आकर ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके बाद है संकोश नदी और उसके बाद है मानस नदी और उसके बाद है सुबनसिरी नदी। तो ये चार नदियाँ हैं, ये मिलती हैं दाईं ओर से, और ये हैं चार नदियाँ, ये मिलती हैं बाईं ओर से। तो बाईं ओर वाली या तो आपको याद रहेंगी ना कि दिल धक धक करने लगता है। अगर कोई आदमी ब्रह्मपुत्र में तैरने को कह दे तो दिल धक से याद रखेंगे, और दिल धक धक हमारा दिल कहाँ पर है? तो बाईं ओर है, तो ये बाईं ओर से मिलती हैं। तो उसके बाद लास्ट में देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही है और ये असम में है। जो जहाँ से असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है ना, वहीं पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम ने तो इसे द्वीप जिला भी घोषित कर दिया है। इसको एक जिला घोषित कर दिया है माजुली के। याद रखिएगा, इतना बड़ा ये द्वीप है माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने सही होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। इसका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से तीन नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तीनों नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? मतलब कि किस नदी का अधिकार पाकिस्तान को नहीं है? तो तीन नदियां थी ऊपर वाली, कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम और चिनाब।
ये 3 नदियां हैं पाकिस्तान के अधिकार में, तो बची कौन? रावी। इस पर पाकिस्तान का शासन नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सी? रावी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी सहायक नदी? तो ये है चिनाब नदी। यही है ना सबसे बड़ी बहन, चिनाब नदी। यही सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। और बताइए दाईं ओर से मिलती है ये बाईं ओर से? तो दिल धक में तो ये आ नहीं रहा ना, दिल धक, तो बचा है ये, तो ये राइट साइड से मिलेगी, मतलब कि दाईं ओर से, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं भारत में। सांगपो नदी को, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो नदी, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग, और असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो अगला प्रश्न है रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइए रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो मैंने आपको बताया था दोनों की शुरुआत हो रही है रा से, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग कहते हैं, जब असम में जाती तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी किसको कहते हैं? तो बताइए इसकी भी ट्रिक क्या थी? तो चा से शुरुआत हो रही है, चा से इसकी भी शुरुआत हो रही है, तो चंद्रभागा नदी को ही चिनाब नदी कहते हैं। चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चंद्रा और भागा नदी से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे चंद्रभागा नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो बताइए कौन सी है चौड़ी नदी? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो माजुली नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पर? असम में। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि लाहौर किस नदी के तट पर है? तो लाहौर किस नदी के तट पर है? तो यह है रावी नदी। मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लाहौर किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। तो यहाँ पर हमारा सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोनों खत्म हो गया। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र को पूरा डायग्राम से समझने से पहले हम कुछ गंगा नदी से रिलेटेड बेसिक जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद हम पूरा गंगा नदी तंत्र डायग्राम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। तो भारत के उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश से बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दो देशों से गुजरती है। पर बात करें इसके अपोहा तंत्र की, मतलब कि इसकी सहायक नदियों की, उसको भी इंक्लूड करें तो सहायक नदियाँ तो नेपाल से भी आती हैं। पर अगर मुख्य रूप से गंगा नदी देखें तो वो दो देशों से ही गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। उसके बाद देखते हैं कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से? बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड से तो ये निकलती ही है। उसके बाद एंटर करती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार के बाद ये आगे झारखंड के ऊपरी हिस्से से निकलती है। तो कई किताबों में आपने पढ़ा होगा, उसमें झारखंड नहीं दिया होता। पर याद रखिए जो गंगा नदी है ये झारखंड के भी कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कुल कितने राज्य हुए हमारे जो भारत में हैं? ये हुए 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आगे हम इसे मैप में भी देखेंगे, पर अभी आप याद रखिए। उसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी की कुछ विशेषता। तो गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, यानी कि ये सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। आपने भी देखा होगा जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहाँ से बोतलों में गंगा जल भर कर लाते हैं ना, और वो गंगा जल आप कितने दिनों तक
सालों तक रखते हैं फिर भी वो ख़राब नहीं होता। तो क्यों ख़राब नहीं होता? आपने कारण जाना है इसके पीछे? तो इसके पीछे का कारण है बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस। तो ये बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस है जिसके कारण जो गंगा नदी है इसका पानी कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो जो गंगा नदी में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको बैक्टीरियोफेज नामक वायरस ख़त्म कर देता है, जिस कारण जो गंगा नदी है इसके पानी में कभी कीड़े नहीं लगते और ना ही पानी खराब होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद देखते हैं कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। अब ये हमारी नेशनल रिवर है गंगा नदी। कब किया गया घोषित? 2008 में। अगला फैक्ट है कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है उसे हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये भी याद रखिए। तो ये हमने पढ़ी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो हमने गंगा नदी से रिलेटेड बेसिक जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम उत्तराखंड के गौमुख से गंगोत्री हिमानी से हुआ है। हिमानी मतलब होता है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी कहते हैं। तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से हुआ है। पर याद रखिए, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकली है, वहाँ पर इसे कहते हैं भागीरथी नदी। और आपने पौराणिक कथाओं में भी पढ़ा होगा कि गंगा को भागीरथी कहा जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि गंगोत्री हिमानी से ही गंगा नदी निकलती है, पर ऐसा नहीं है। जो गंगा नदी है ये दो नदियों के संगम से बनी है। एक है भागीरथी नदी और दूसरा है अलकनंदा नदी। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहीं से गंगा नदी बनी है। आप इमेज में देख रहे होंगे, ये है अलकनंदा नदी और इधर से आ रही है भागीरथी नदी। तो जहाँ ये दोनों नदियों का संगम होता है तो ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो गंगा नदी जो है ये दो नदियों के संगम से बनी है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कौन कौन सी है। एक है भागीरथी नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। तो ये मिलती कहाँ पर है? तो देव प्रयाग में। जो प्रयाग शब्द है इसका अर्थ होता है नदियों का संगम। तो देव प्रयाग में दोनों नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, और यहीं से आगे ये बनती है गंगा नदी। और याद रखिएगा, जो ये अलकनंदा नदी है ये किस मंदिर के तट पर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के तट पर है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। तो हमने ये पढ़ लिया कि दो नदियों के संगम से बनी है गंगा नदी। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो गंगा नदी है ये दो नदियों के संगम से बनी है। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। उसी प्रकार जो ये अलकनंदा नदी है ना, इसमें कुछ सहायक नदियाँ भी मिली हुई हैं। तो सहायक नदियाँ जो हैं ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये सहायक नदियाँ जहाँ पर आकर मिलती हैं तो प्रयागों का नाम है, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो ये पूछे जाते हैं कि बताइए देव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, रुद्र प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है। तो हमें अगर पता होगा कि अलकनंदा में कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है तभी तो हम बता पाएंगे। तो एक नदी है ये तो कॉमन रहेगी, अलकनंदा नदी, और इसी में दूसरी सहायक नदी आकर मिलेगी। तो वही हमें पता करना है कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर अलकनंदा में मिलती हैं। तो ये नदियों का संगम इम्पोर्टेंट है, इसे हम याद कैसे करेंगे? तो इसे मैं आपको एक कथा की सहायता से याद कराऊंगा। पुरानी कथा की सहायता से हमारी काम की है, जिससे हम इसे याद रख पाएंगे। आपने पुरानी कथा सुनी होगी कि गंगा नदी का धरती पर अवतरण कैसे हुआ। आपने पुराने सीरियल भी देखे होंगे धार्मिक, उसमें भी बताया गया है। अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, ये हमारी काम की कथा है, इससे हम इसे याद रख पाएंगे, इसलिए सुनिए। तो धरती पर जो गंगा नदी का अवतरण हुआ था, मतलब माँ गंगा धरती पर कैसे आई थी। तो पुरानी कथाओं की मान्यता अनुसार जो गंगा नदी है ये भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। तो भगवान विष्णु के चरणों से जब ये निकली और धरती पर आ रही थी तो इनके जो वेग था, मतलब जो गंगा की स्पीड थी, बहुत तेज़ थी। तो जब ये धरती पर आ रही थी तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ थी, जिस कारण भगवान शिव जी ने क्या किया, इन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया और अपनी जटाओं में धारण करके जो इनकी गति थी उसको मंद कर दिया। मंद मतलब कि धीमा कर दिया। और उसके बाद जब धीमी हो गई इनकी गति जो थी, इनका वेग था वो एकदम धीमा हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी जटा से इनको निकाला,
तब ये धरती पर अवतरित हुई। ये पुरानी कथाओं की मान्यता है। मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे हम इसे याद रख पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकली, तो भगवान विष्णु के चरणों से। तो चरणों की धूल से याद रखना है, तो धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ अलकनंदा से मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कथा सुनाई कि भगवान विष्णु के चरणों की धूल से निकली हैं, तो इसीलिए ये विष्णु प्रयाग याद रखेंगे। तो धौली गंगा जहाँ अलकनंदा में मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि फिर जब वेग ज़्यादा था तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया, तो वेग मंद पड़ गया। तो केदारनाथ मंदिर से एक नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी, इसे मंद से आप याद रखेंगे कि इसकी गति को भगवान भोलेनाथ ने मंद कर दिया था। और ये मिलती कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग में। भगवान भोलेनाथ को रुद्र भी कहते हैं ना, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो इस कहानी से आपने ये दोनों नदियों को याद रख लिया। एक है धौली गंगा जो भगवान विष्णु के चरणों के धूल से निकलती है, इसीलिए ये विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। और दूसरा ये है मंदाकिनी नदी जो भगवान केदारनाथ के मंदिर से निकलती है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर से, और मिलती कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। पहले आप इसे डायग्राम में देख लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो ये दो नदियाँ हो गई। उसके बाद है एक नंदाकिनी नदी। ये कहाँ पर आगे मिलती है, तो नंदप्रयाग में। ये तो आसानी से याद रख लेंगे, नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है। इसमें एक नदी कॉमन रहेगी, अलकनंदा, और दूसरी नदियाँ इसमें आके मिलेंगी। एक ही नदी बची हमारी, पिंडार नदी, और ये मिलती है कर्णप्रयाग में। तो ये 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। और हिंदू धर्म में इन 5 प्रयागों की बहुत मान्यता है, तो याद रखिएगा। और ये सभी उत्तराखंड में ही हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि देवप्रयाग में तो 2 नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, और इन्हीं के संगम से आगे गंगा नदी बनती है। उसके बाद है विष्णु प्रयाग, तो अलकनंदा तो है ही है, और भगवान विष्णु के चरणों की धूल से निकली है, तो धौली गंगा। उसके बाद है नंद प्रयाग, अलकनंदा तो है ही, उसमें आएगी नंदाकिनी नदी, तो इसीलिए इसे नंद प्रयाग कहते हैं। उसके बाद है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग को मंद कर दिया था, जिससे आप याद रखेंगे। तो ये 5 प्रयाग, इसे आप आसानी से याद रख लेंगे। तो अब हमने पूरा देख लिया कि कैसे किन किन नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण हुआ। अब यहाँ से ये गंगा नदी कहलाएगी देवप्रयाग से, इसके आगे इसे गंगा नदी कहेंगे। उससे पहले इसे गंगा नदी नहीं कहते थे, यहाँ पर भागीरथी कहते थे, यहाँ पर अलकनंदा कहते थे। पर जब ये दोनों का संगम हुआ तो इसे देवप्रयाग से गंगा नदी कहा जाने लगा। अब इसके बाद हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। मैंने इस स्लाइड में पूरा गंगा नदी का अपोहा तंत्र, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है, सभी को एक ही स्लाइड में कवर किया है। बहुत मेहनत से मैंने ये पूरी स्लाइड बनाई है ताकि आपको याद रहे। और मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप ध्यान से सुनेंगे और आपको समझ आएगा, और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब इससे पूछा जाए, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। तो चलिए ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा डायग्राम, आप घबराइए मत, मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डायग्राम आपको समझाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए, आपको PDF के सहारे नहीं रहना, आपको कॉपी पर जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है अपने हाथ से पूरा बनाना है। तो जब आप डायग्राम को बना लेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगी, और आपको ये डायग्राम कभी भूलेगा नहीं, और आपको पूरा गंगा नदी तंत्र याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि पीछे मैंने आपको बता दिया था, कहाँ तक, देवप्रयाग तक, कि 2 नदियों का संगम हुआ था, उसकी सहायक नदियाँ भी मैंने आपको बता दी थी। तो देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी बनी। तो उसके बाद अब यहाँ से हम आगे देखेंगे, आगे पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो देवप्रयाग के बाद क्या होता है कि जो गंगा नदी है आगे जाती है और हरिद्वार में, हरिद्वार इम्पोर्टेंट है। हरिद्वार आप गए भी होंगे गंगा स्नान करने। तो हरिद्वार क्यों इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले गंगा नदी जो है कहाँ पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हरिद्वार में। इससे पहले क्या था, ये उत्तराखंड में पूरा पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ से पर्वतों से, पहाड़ों से निकल रही थी। पर सबसे पहले ये मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार में सबसे पहले गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। या आगे मैं आपको बताऊँगा, अभी बस आप सुनते रहिए, आगे मैंने PDF में कवर किया है। तो बस इतना आप सुनिए कि सबसे पहले मैदानी भाग में ये कहाँ पर प्रवेश करती है गंगा नदी, तो हरिद्वार में। तो हरिद्वार तक हमने पूरा उत्तराखंड, ये पूरा ऊपर भी उत्तराखंड ही था, तो हरिद्वार तक हमने पूरा उत्तराखंड कवर कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, जो गंगा नदी है आगे
उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। ये आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ तक उत्तराखंड है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब हम यहाँ देखते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उत्तराखंड से एक नदी निकलती है रामगंगा, ऊपर से आती है और कन्नौज में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज में ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो इसका संगम होता है रामगंगा का कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में। तो पूछा जाता है कि सबसे पहली गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ये है रामगंगा। रामगंगा गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। उससे पहले ये जो नदियाँ थीं, ये भले ही गंगा नदी की सहायक नदी थी, पर उस समय तक गंगा नदी का नाम गंगा नहीं था, ये भागीरथी और अलकनंदा कहला रही थी। पर देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ा और उसके बाद फिर सबसे पहले यही सहायक नदी आई, रामगंगा। इसीलिए याद रखिएगा रामगंगा इसकी सबसे पहली सहायक नदी है। और ये भी याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ये दाईं ओर से आ रही है या बाईं ओर से, तो ये आप क्लियर रखिएगा। गंगा नदी ऐसे आ रही है ना, इस तरफ जा रही है, तो दाईं ओर कौन सा होगा, तो ये होगा दाईं ओर और ऊपर होगा बाईं ओर। याद रखिएगा ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है ना। तो कन्नौज में कौन सी नदी मिल रही है, रामगंगा नदी, और ये कहाँ से आ रही है, उत्तराखंड से, और ये गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। तो उसके बाद क्या होता है, कन्नौज के बाद आगे गंगा नदी जाती है प्रयागराज में। प्रयागराज जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, और यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम होता है। कहाँ पर, प्रयागराज में। पर जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब कि वो भूमिगत है, ऊपर नहीं दिखती। पर जो यमुना नदी है ये हम देखते हैं। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो हमने देखा था गंगोत्री हिमानी, यहाँ से निकली थी भागीरथी नदी, उसी के बगल है यमुनोत्री हिमानी। तो उत्तराखंड के बंदरपूंछ में यमुनोत्री हिमनद से, हिमनद मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ग्लेशियर, इसी को हिमानी भी कहते हैं। तो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। आसान है कि यमुनोत्री हिमानी से निकल रही है तो यमुना नदी है। तो गंगा नदी के समानांतर ये बहती हुई आती है और क्या करती है, प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी को याद रखेगा कालिंदी नदी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि किस नदी का अन्य नाम कालिंदी है, तो यमुना नदी को ही कालिंदी नदी कहा जाता है। आगे ये सब फैक्ट मैं आपको पीडीएफ में दोबारा बताऊंगा, अभी हम रिवीजन करेंगे, पर अभी आप बस सुनते रहिए। तो यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं और ये निकलती कहाँ से है, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और दूसरा फैक्ट ये है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है आप देख ही रहे होंगे, तो यह है यमुना नदी। ये सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी की। और आगे बढ़ने से पहले, गंगा नदी के आगे बढ़ने से पहले हम कुछ यमुना नदी के भी सहायक नदियाँ देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो यमुना नदी में सबसे पहले सहायक नदी आकर मिलती है चंबल, जो कि इंदौर से निकलती है। इंदौर कहाँ के, मध्य प्रदेश से। तो चंबल नदी आकर इसमें मिल जाती है। और चंबल नदी से याद रखना कि जो घड़ियाल हैं ये चंबल नदी में पाए जाते हैं। ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। ये मगरमच्छ की तरह ही होते हैं घड़ियाल। तो ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के इंदौर से, और यहाँ ऊपर आके यमुना नदी में मिल जाती है। और ये भी याद रखना कि जो ये चंबल नदी है ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस प्रकार यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसी प्रकार चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद दूसरी सहायक नदी है बेतवा, ये निकलती है विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से, और उसके बाद ये भी यमुना नदी में मिल जाती है। और तीसरी सहायक नदी है केन, ये निकलती है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और ये भी ऊपर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। अब ये यमुना नदी में मिलती हैं और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो बताइए ये जो तीन नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं या नहीं, तो हैं। अगर ये यमुना की सहायक नदियां हैं तो बाद में यमुना भी तो गंगा में मिल जा रही है, इसका पानी यमुना में मिल रहा है और यमुना का पानी गंगा में मिल रहा है। तो ये यमुना और गंगा दोनों की सहायक नदियाँ हो जाएंगी, चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों यमुना में मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि जो यमुना नदी है ये प्रयागराज में आकर मिल रही है, और प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया। तो प्रयागराज के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और जाती है गाजीपुर में। तो गाजीपुर में क्या होता है, ऊपर से एक नदी आ रही है गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये फुलहर झील से निकलती है, और याद रखिएगा ये फुलहर झील कहाँ पर है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि
जो ये नदी है गोमती नदी, ये जहाँ से निकल रही है ना पीलीभीत, ये एक मैदानी एरिया है, मतलब समतल भाग है। अभी तक हमने देखा कि जितनी भी सहायक नदियाँ निकल रही हैं ये किसी न किसी पहाड़ी से निकल रही हैं, पर्वत से निकल रही हैं, पर इकलौती ऐसी सहायक नदी है गोमती, जो कि एक मैदानी भाग समतल एरिया से निकल रही है। और कहाँ से? फुलहर झील से। तो एग्ज़ाम में एक प्रश्न बना था कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है, सहायक नदी, जो गंगा में आकर मिलती है और एक समतल भाग से निकलती है। समतल मतलब समझ रहे हैं ना, समतल भाग से, ना किसी पहाड़ से निकल रही है ना किसी पर्वत से निकल रही है, एक समतल यानी कि एक मैदानी भाग, पीलीभीत जो कि यूपी में है, फुलहर झील वहीं से निकलती है गोमती नदी। और इससे एक और प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो भी गोमती नदी के तट पर है। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा, एक तो जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर है, और जो गोमती नदी है ये मैदानी भाग से निकल रही है। तो हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं बिहार। तो मैं आपको अपने दिमाग में रखिए, आप पहले था उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद देखा उत्तर प्रदेश, गंगा नदी आई, तो उसके बाद अब कहाँ पर जाएगी? बिहार में। और याद रखिएगा जो बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं वो ज़्यादातर कहाँ से निकल रही हैं? तो नेपाल से। इसीलिए मैंने ऊपर देखिए ये नेपाल बना है। ये 3 नदियाँ आप देख रहे हैं, गंडक, कोसी और काली करनाली, ये दोनों मिलकर बाद में एक ही नदी बन जाएगी, इसलिए मैं 3 नदियाँ कह रहा हूँ। काली करनाली, गंडक और कोसी, ये कहाँ से निकल रही हैं? तो नेपाल से। तो सबसे पहले देखते हैं काली नदी और करनाली नदी। तो काली नदी जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे शारदा नदी कहते हैं। आपने शारदा नदी के बारे में सुना होगा, वो इसी काली नदी को कहा जाता है। और दूसरी है करनाली, काली करनाली, ये दोनों नेपाल से निकल रही हैं। काली को भारत में शारदा कहते हैं और करनाली को भारत में घाघरा नदी कहते हैं। और जब इन दोनों नदियों का संगम होता है उसके बाद ये एक नदी बन जाती है और इसको फिर घाघरा नदी कहने लगते हैं भारत में। देखिए नेपाल से क्या थी? नेपाल में 2 नदियाँ थीं, एक थी काली और दूसरी थी करनाली। और काली को भारत में कहते थे शारदा नदी और करनाली को कहते थे घाघरा नदी। फिर इन दोनों नदियों का संगम हुआ, शारदा और घाघरा का, तो एक ही नदी बन गई, घाघरा नदी। और यही घाघरा नदी आकर भारत में छपरा में मिल जाती है गंगा नदी से। तो याद रखिएगा। तो ये हमने देख लिया घाघरा नदी। उसके बाद हम देख रहे हैं नीचे से एक नदी आकर मिल रही है, सोन नदी। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है ना। तो वहीं से सोन नदी निकल रही है नीचे से और पटना में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। पटना के समीप मिलती है सोन नदी। तो एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो दाईं ओर से सीधा आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो देख लीजिए, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है ना, ये सीधा आकर गंगा नदी में मिल रही है। और ऊपर यमुना नदी भी थी पर इसकी सहायक नदियाँ थीं, पर सोन नदी सीधा आकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जा रही है। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस पहाड़ी से निकलती है, तो किस पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। तो यहाँ तक हमने छपरा और पटना तक देख लिया। उसके बाद देखते हैं ऊपर नेपाल से एक और नदी आ रही है, गंडक नदी, और ये सोनपुर में आकर मिल जाती है गंगा नदी से। तो कौन सी नदी आ रही है? गंडक नदी। एग्ज़ाम में क्या प्रश्न बनता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नेपाल से कौन कौन सी नदियाँ निकलकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो काली करनाली, जिसे घाघरा कहते हैं, और गंडक, और एक आगे है कोसी, ये नदियाँ नेपाल से निकलती हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि किस जगह पर आकर ये गंगा से मिल जाती हैं। तो गंडक नदी सोनपुर के समीप आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो उसके बाद है कोसी नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी नेपाल से आ रही है। और ये कुर्सेला, बिहार में एक जगह है कुर्सेला, उसी के समीप ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। तो जो कोसी नदी है ये अपने रास्तों को बहुत बदलती है, इसीलिए ये बहुत कुख्यात है अपने रास्तों को बदलने के लिए। और इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में हर साल इस नदी के कारण बाढ़ आती है और ये नदी अपना रास्ता बदल लेती है ना। कभी मान लीजिए ये नदी पहले इस रास्ते से जा रही है और फिर उसके बाद पता लगा अचानक इस रास्ते से जाने लगी, तो जिस कारण क्या होता है, इस नदी के कारण बिहार में बहुत बाढ़ आती है। तो इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। और ये कुर्सेला में, बिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से आकर मिलती है, याद रखिएगा। तो हमने पूरा बिहार देख लिया। पहले हमने उत्तराखंड देखा, फिर उत्तर प्रदेश देखा और बिहार देख लिया। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो एक दार्जिलिंग की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में है ना दार्जिलिंग की पहाड़ी, वहाँ से एक नदी निकलती है, महानंदा नदी। ये गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन थी? रामगंगा, ये पहली थी। और आखिरी कौन सी है? महानंदा। ये भारत की बात कर रहा हूँ मैं,
कि भारत में आखिरी कौन सी है, महानंदा। तो महानंदा कहाँ से निकल रही है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल रही है। और ये फरक्का बैराज है, मतलब समझ लीजिए जो ये महानंदा नदी है ना, ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में बहती हुई जाती है और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कौन सी नदी है, महानंदा नदी, याद रखिएगा। ये निकलती कहाँ से है, ये पूछा जाता है। तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी है, महानंदा नदी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे आखिरी सहायक नदी है, ठीक है। और उसी के बाद बना हुआ है फरक्का बैराज, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से क्या होता है, जो गंगा नदी है, अभी आपने देखा जो गंगा नदी है ये दो नदियों के संगम से बनी, उसके बाद एक नदी बनी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार से झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, आगे जाकर क्या हुआ, फरक्का बैराज से फिर ये दो नदियों में बट गई। इसकी धारा थी जो गंगा नदी की, ये दो नदियों में बट गई, एक है हुगली और एक है पद्मा नदी। जो ये गंगा नदी है फरक्का बैराज से, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से दो धाराओं में बट जाती है। तो जो ये अपने पश्चिम बंगाल में आती है, नीचे की तरफ है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ इसे कहते हैं हुगली नदी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कोलकाता का शहर है ये कहाँ बसा है, तो ये हुगली नदी के तट पर है, कोलकाता शहर। एग्जाम में पूछा गया है कि कोलकाता शहर किस नदी के तट पर है, तो हुगली नदी के तट पर है। और यही नदी जो है दो धाराओं में बट गई, तो जो दूसरी धारा थी ये बांग्लादेश में चली गई, और बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहते हैं। और जो हुगली नदी है इसी में एक धारा, एक सहायक नदी आकर मिलती है, इसे कहते हैं दामोदर नदी। और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, और ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और इसी दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। जिस प्रकार याद रखिए, कोसी नदी को किसका शोक कहते हैं, बिहार का शोक। तो शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदी बाढ़ लाती है। तो इसी प्रकार दामोदर नदी है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण है, इसीलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और ये किस नदी की सहायक नदी है, तो हुगली नदी की सहायक नदी है। तो अब हमने बांग्लादेश तक इसे देख लिया। पहले हमने उत्तराखंड देखा, उत्तराखंड के बाद हमने देखा ये उत्तर प्रदेश में गई, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देख लिया, बिहार के बाद झारखंड का थोड़ा सा एरिया अगर हम कहें तो मैं आपको बताऊं कि कहाँ से निकलती है, तो साहेबगंज जगह है झारखंड में, वहाँ से ये निकलती है। तो उसके बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद हमने देखा कि ये दो धाराओं में बट गई, एक हुगली नदी हो गई और एक पद्मा नदी हो गई। ये गंगा नदी का ही नाम है, तो गंगा नदी को ही पश्चिम बंगाल में हुगली कहते हैं और बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। तब इसके बाद हम आगे अगली स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने देख लिया कि जो गंगा नदी थी वो दो धाराओं में बट गई थी। ये तो अपने यहीं पश्चिम बंगाल में हुगली नदी हो गई, और यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको कहते हैं पद्मा। ये थोड़ा सा रह गया, इसे भी देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनेंगे इससे। तो पद्मा नदी कहते हैं बांग्लादेश में। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश से आते हुए सिक्किम से होते हुए बांग्लादेश में जा रही थी ना, तो बांग्लादेश में उसे क्या कहते थे, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना बांग्लादेश में, और गंगा को कहते हैं पद्मा। तो ये दोनों नदियाँ एक जगह आकर मिल जाती हैं। और एक नदी है मेघना, जो कि बांग्लादेश से होते हुए इन धाराओं में मिल जाती है। तो तीन नदियों का संगम हो जाता है, पद्मा, जमुना और मेघना। और उसके बाद ये एक नदी बन जाती है जिसे मेघना नदी कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे कहते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे कहते हैं जमुना, और बांग्लादेश से ही एक नदी है मेघना। ये तीनों नदियों का संगम होता है, और संगम होने के बाद एक नदी बनती है। तो इस नदी को क्या नाम देते हैं, बांग्लादेश वाली से कहते हैं मेघना नदी। और एग्ज़ाम में क्या प्रश्न बनता है, एग्ज़ाम में ये प्रश्न बनता है कि जो गंगा और जमुना इन दोनों नदियों का संगम जब बांग्लादेश में होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मेघना नदी कहते हैं, याद रखिएगा। और यही मेघना नदी फिर जाकर समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये डेल्टा क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पीछे हमने देख लिया कि जो मेघना नदी थी जब ये समुद्र में जाती है, मतलब कि गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सभी नदियाँ जब समुद्र में जाती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो ये डेल्टा होता क्या है, पहले इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर अपनी भाषा में आसानी से समझाता हूँ। तो सबसे पहले है कि डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। विशेषता नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है, इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। आप देख ही रहे होंगे त्रिभुज जैसे इसकी आकृति होती है, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने देखा होगा कोई भी नदी निकलती है तो पर्वत या पहाड़ों से निकलती है, ऊंचाई से।
तो जब ये नदी ऊंचाई से निकलती है तो इसका बहाव बहुत तेज होता है, बहुत तेज़ी से बहती हुई आती है और अपने साथ मिट्टी अवसाद ये सब लेकर बहती हुई आती है। तो जब ये पहाड़ी भागों से निकल रही होती है तब तो इसकी गति बहुत तेज़ होती है, पर जैसे ये मैदानी भाग में एंटर करती है अब इसकी गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। पर ये जो मिट्टी है अभी भी उसको बहाकर ले जा रही होती है, पर इसकी गति जो होती है स्लो हो जाती है। या ऐसे याद रखिए कि जब ये पहाड़ों से निकलती है तो ये तो पूरी जवान होती है, पर जैसे जैसे ये समतल ज़मीन पर जाती जाती है बूढ़ी होती जाती है। अब जो इसमें शक्ति होती है, जो मिट्टी अपने साथ ये लेकर आ रही है, उसको जो धकेलने की क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। पहले तो जब ये ढालों से उतर रही होती है तो पूरा तेज़ी के साथ मिट्टी को बहाकर ले आ रही होती है, पर जैसे जैसे ये समतल भागों में एंटर करती है इसको जो ढकेलने की क्षमता है, जो अपने साथ ये कचरा मिट्टी लेकर आ रही है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। पर जैसे ये समुद्र के पास पहुंचती है बिल्कुल इसकी क्षमता खत्म हो जाती है। तो क्या करती है, मिट्टी को अपने साथ लाए गए जो गाद मिट्टी अवसाद है उसको जमा कर देती है। तो एक जगह जमा कर देती है सारा कचरा। पर उसके बाद क्या है, पर जो नदी है उसको तो कहीं ना कहीं से निकलना है ना, तो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये देखिए नदी आई, उसने अपने साथ पूरा कचरा जमा कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, नदी देख रहे हैं ना अलग अलग शाखाओं में बट गई और जाकर समुद्र में मिल गई। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई और इसी को कहते हैं डेल्टा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। और यही डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर बनाती हैं इसमें अपने बंगाल की खाड़ी में, और यही सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। एक बार इसे भी कवर कर लेते हैं। तो अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, तो इसे गंगा नदी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है गंगा की पहली सहायक नदी, तो ये है रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो ये है महानंदा। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो यह है यमुना। उसके बाद है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उससे पहले ये उत्तराखंड में पर्वत और पहाड़ों से निकल रही होती है, पर जैसे ही ये हरिद्वार में एंटर करती है वहाँ से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आगे है कि गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है प्रयागराज। प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। उसके बाद है वाराणसी बनारस, उसके आगे है कानपुर और उसके आगे है पटना। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। आगे है कि हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है, तो मैंने आपको बताया था कौन सा प्रमुख शहर बसा है, तो कोलकाता। यह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके आगे है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो बताइए क्या कहलाती है, तो ये मेघना कहलाती है। गंगा को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, और जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो उसे मेघना कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें एक नदी और आकर मिलती है मेघना, उसी के कारण इसका नाम मेघना पड़ा है। पर ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं, तो मेघना कहते हैं। आगे है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को। ये अपने मार्ग को बदलने के लिए कुख्यात है कोसी नदी, और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आगे है कि गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, तो गोमती नदी। मैंने आपको बताया था ना कि गोमती नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। सबसे पहला प्रश्न है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती, तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा था, बोलिए, उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये तो है मध्य प्रदेश, यहाँ से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न क्या है कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो बताइए क्या है। मैंने आपको बताया था यमुना। यमुना को ही कालिंदी नदी कहा जाता है, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि के नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। पीछे मैंने आपको इसकी ट्रिक नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भूल गया था। इसकी ट्रिक भी है जिसे आप याद रख सकते हैं। तो जैसा कि ये 3 नदियाँ थी ना, चंबल, बेतवा और केन, इसे याद रखने का तरीका भी है। तो इसे आप KBC से याद रख सकते हैं, KBC। कौन बनेगा करोड़पति वाला है ना, मैंने उल्टा लिख दिया KBC। तो के से केन, बी से बेतवा और सी से चंबल। तो केन, बेतवा, चंबल, ये आप KBC से याद रख पाएंगे। आप लिखेंगे KBC, उसी से केन, बेतवा और चंबल, इससे आप याद रख। तो केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है,
तो ये है यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है। आगे देखते हैं कि गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है, तो अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही थी? तो ये निकल रही थी सोन नदी। पीछे हमने देखा था ना कि अमरकंटक पहाड़ी से ऊपर जाकर मिल रही थी। कहाँ पर मिल रही थी? तो पटना में मिल रही थी। कौन सी नदी थी? तो सोन नदी थी, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो धौली गंगा कहाँ से निकली थी? भगवान विष्णु भगवान के चरणों के धूल से निकली थी, तो विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में इसका संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा का, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो बताइए कौन सी नहीं मिलती? हमने पढ़ा था केबीसी, केन, बेतवा, चंबल, ये तो मिलती हैं। बचा कौन सा? तो सोन नदी। ये यमुना नदी में नहीं मिलती, ये डायरेक्ट गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? तो बताइए। रुद्रप्रयाग भगवान भोलेनाथ का दूसरा नाम है रुद्र, तो ये निकलती कहाँ? केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और भगवान भोलेनाथ ने क्या किया था? गति को मंद किया था, तो मंदाकिनी, याद रखिएगा। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, मैंने आपको बताया था। और हुगली नदी की ये सहायक नदी है, दामोदर नदी, और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आ भी गया, देखो कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया कौन सी नदी है? दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बताइए कौन सी है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ये थी यमुना। और बात करें यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो कौन सी? वो चंबल थी। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो हमने पीछे देखा था ना कि कालिंदी नदी किसे कहते थे? तो यमुना नदी को कहते थे। उसी प्रकार यमुना नदी का अन्य नाम है कालिंदी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बस 2 ही प्रश्न बचे हैं कि गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करती है मैदानी भाग में? तो हरिद्वार से। उससे पहले ये पहाड़ पर्वतों से निकल रही होती है, पर मैदानी भाग में ये हरिद्वार से प्रवेश करती है। और लास्ट प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पद्मा। यहाँ पर हमारा पूरा गंगा नदी तंत्र कंप्लीट होता है, वो डायग्राम आप जरूर बना लेना। तो हमने पूरा गंगा नदी तंत्र कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो नदियों का लास्ट वीडियो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसे भी कवर कर लेंगे, तो हमारा पूरा भारत की नदियाँ कंप्लीट हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय नदियों को डिटेल में पढ़ने से पहले हम प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ, इनके बीच में कुछ अंतर देख लेते हैं। उसके बाद हम पूरा प्रायद्वीपीय नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों से। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, याद रखिएगा, ये मौसमी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। तो जब मानसून आता है और बारिश होती है तो तब ये नदियाँ पूरी पानी से भर जाती हैं। पर जैसे जैसे गर्मी पड़ने लगती है ये नदियाँ सूखने लगती हैं, और एक टाइम आता है कि कई नदियाँ तो पूरी तरह से सूख जाती हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं इनका जल का स्रोत होता है मानसून, यानी कि वर्षा का जल। तो गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, और इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मी के मौसम में ये सूख जाती हैं अधिकतर नदियाँ। कुछ अपवाद हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं हिमालयी नदियाँ। तो हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षवाहिनी होती हैं। वर्षवाहिनी याद रखिएगा। वर्षवाहिनी क्यों? वर्षवाहिनी का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ष इनमें पानी रहता है, ये पूरे वर्ष इनमें पानी रहता है। तो पूरे साल इनमें पानी क्यों रहता है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा जल दोनों होता है, इसीलिए इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है। एक तो जो बारिश होती है वर्षा का जल होता है, वो इसका स्रोत है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर, मैंने आपको बताया था ना पर्वत वाली वीडियो में कि जो हिमालय पर्वत है ऊंचाई पर, वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ये पिघलते रहते हैं। इनके पिघलने के कारण जो हिमालयी नदियाँ होती हैं
इनमें जल का अभाव नहीं होता, क्योंकि इनको ग्लेशियर के पिघलने से पानी मिलता रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है, ग्लेशियर पिघलते रहते हैं। और गर्मी में भी आप देखेंगे कि जो हिमालयी नदियाँ हैं इनमें पानी भरा रहता है, उफान पर होती हैं, जबकि गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और उन्हीं का पानी का स्रोत होता है इसका। उसके बाद बारिश हो जाती है तो इसमें और पानी आ जाता है और ये नदियाँ काफ़ी उफान पे होती हैं। फिर बाढ़, मतलब बाकी क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावित कर देती हैं, क्योंकि एक तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ऊपर से बारिश हो जाती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय, ये यानी कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। उसके बाद एक और शब्द देखेंगे खाड़ी। आगे हम पढ़ेंगे खाड़ी के बारे में, बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो ये खाड़ी क्या होती है? तो सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला। तो प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसा कि आप भारत का नक्शा देखेंगे तो जो ये दक्षिण भारत है इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि जो प्रायद्वीपीय भूमि होती है वो 3 तरफ से जल से घिरी होती है और उसका एक भाग भूमि से जुड़ा होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे ना, ये भाग भूमि से जुड़ा हुआ है और बाकी के 3 भाग क्या हुआ? समुद्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप के बाद अब हम देखते हैं कि खाड़ी क्या होती है। आपने सुना है ना, बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो खाड़ी क्या होती है? तो जो प्रायद्वीप है इसकी जो डेफिनेशन है इसी का विपरीत वो खाड़ी कहलाता है। कैसे? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीनों ओर से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी क्या होती है? जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो समुद्र का भाग है ये तीनों तरफ से, इधर से भी और ऊपर से भी, ये स्थल से घिरा हुआ है और एक तरफ समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम खाड़ी कहेंगे। और प्रायद्वीप में हमने से उल्टा पढ़ा था ना कि स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और खाड़ी में क्या है कि एक तरफ समुद्र से जुड़ा हो और 3 तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको प्रायद्वीप और खाड़ी समझ आई होगी। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम दक्षिण भारत की नदियों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो हमारे भारत के इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर। तो कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो इसी प्रकार दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में ये सभी नदियाँ गिरती हैं, एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे, जैसे कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जैसे कि साबरमती, माही, नर्मदा। अब हम सभी को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और यही इनका सही क्रम है कि सबसे पहले हुगली है, दामोदर है, इसी क्रम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। पहले की जो नदियाँ हैं शुरुआत की, इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, मतलब कि इनसे डिटेल में प्रश्न नहीं बनते, बस ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से निकलती हैं, उद्गम स्थल कहाँ पर है। पर आगे की नदियाँ जैसे कि गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये डिटेल में पूछी जाती हैं, तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जहाँ जैसे प्रश्न बनते हैं उसी प्रकार उनको कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था दामोदर नदी के बारे में, तो वहीं से हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो सबसे पहले देखते हैं दामोदर नदी। इसका उद्गम कहाँ से है, मतलब कि ये निकलती कहाँ से है। तो छोटा नागपुर पठार, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि किन किन राज्यों में ये बहती है। तो झारखंड से ये निकलती है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसकी विशेषता क्या है, यानी कि हमें याद क्या रखना है। तो दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यही पूछा जाता है
कि हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये है दामोदर नदी, क्योंकि ये हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। मैंने आपको गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो में बताया था कि जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। मैंने वहाँ पर आपको बताया था, एक है जो पश्चिम बंगाल में आती है उसे हुगली नदी कहते हैं, और दूसरी जो धारा है ये बांग्लादेश में चली जाती है उसे पद्मा नदी कहते हैं। ये गंगा नदी की ही 2 धाराएं हैं। तो जो पश्चिम बंगाल में आती है उसे हुगली नदी कहते हैं, और उसी हुगली नदी में छोटा नागपुर पठार से एक दामोदर नदी निकलती है, वो हुगली नदी में मिल जाती है और आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, याद रखिएगा। तो अगली नदी देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है इसका उद्गम रांची के पठार है, तो झारखंड में है रांची के पठार, तो वहीं से इसका उद्गम होता है और इसका बहाव क्षेत्र है, पहले ये झारखंड से निकलती है, उसके बाद ये उड़ीसा जाती है, तो उड़ीसा होते हुए ये भी पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे यही पूछा जाता है प्रश्न कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा ये रांची के पठार से निकलती है, बस इतना याद रखिएगा। अगली नदी है वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी का उद्गम क्योंझर पठार जो कि उड़ीसा में है, याद रखिएगा ये कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से। और यहीं से एक प्रश्न बनता है, एग्जामिनर एक प्रश्न पूछता है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सी नदी है जो झारखंड से नहीं निकलती। तो ऊपर की 4 नदियाँ आप याद रखिएगा। देखिए सबसे ऊपर है दामोदर, ये भी झारखंड से ही निकलती है। दूसरी हम पढ़ रहे हैं स्वर्ण रेखा, पढ़ ली हमने, ये भी झारखंड से निकल रही है रांची के पठार से। पर वैतरणी नदी ये कहाँ से निकल रही है, उड़ीसा से। और अभी हम पढ़ेंगे आगे ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम भी झारखंड से ही होता है 2 धाराओं से। तो मतलब कि 3 नदियाँ हो गई, कौन कौन सी, दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी। ये कहाँ से निकल रही हैं, इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो झारखंड से। और जो ये वैतरणी नदी है यही बची है, ये कहाँ से उद्गम हो रहा है इसका, उड़ीसा से। याद रखिएगा कि वैतरणी नदी का उद्गम क्योंझर पठार उड़ीसा से हो रहा है और इसका बहाव क्षेत्र है जो उड़ीसा से निकलती है और वहीं से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बस पूछा क्या जाता है जो मैंने आपको प्रश्न बताया, याद रखिएगा इसका उद्गम स्थल है क्योंझर पठार उड़ीसा। तो उसके बाद देखते हैं ब्राह्मणी नदी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या पूछा जाता है कि ये किन 2 धाराओं से मिलकर बनी है, तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखिए एक नदी है शंख नदी, ये भी झारखंड से निकलती है, और दूसरी है कोयल नदी, ये भी झारखंड से ही निकलती है। और उड़ीसा के राउरकेला जगह पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। उड़ीसा में है राउरकेला, वहीं पर शंख नदी और कोयल नदी, इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है और वहीं से फिर नदी बन जाती है ब्राह्मणी नदी। आपने ब्राह्मणी नदी के बारे में सुना होगा। तो ये 2 नदियों के संगम से बनी है, एक है शंख नदी और दूसरी है कोयल नदी। तो विशेषता हम देख लेते हैं कि झारखंड से आने वाली 2 नदियाँ शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं और वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती हैं और आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में वैतरणी नदी भी गिर जाती है, उसी प्रकार उसी के समीप ब्राह्मणी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्राह्मणी नदी किन 2 नदियों के संगम से बनी है, शंख नदी और कोयल नदी। तो जो ये शंख नदी है ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं, शंख वगैरह बजाते हैं, तो शंख नदी ये तो आप याद रख लेना। और दूसरी है कोयल नदी, इसे याद रख लीजिएगा। तो शंख नदी और कोयल नदी इन दोनों नदियों के संगम से बनती है ब्राह्मणी नदी। और कहाँ पर बनती है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के राउरकेला में इनका संगम होता है और वहीं से आगे फिर ये ब्राह्मणी नदी बन जाती है और ब्राह्मणी नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैं आपको ये जितनी भी नदियाँ बता रहा हूँ ये सभी बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिर जाती हैं। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं महानदी। तो महानदी का उद्गम सिंहावा पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है जैसा कि हमने देखा सिंहावा पहाड़ी से, और उसके बाद ये उड़ीसा में जाती है और फिर वहीं उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसे हमें याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले तो यही कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो सिंहावा पहाड़ी से जो कि छत्तीसगढ़ में है। और उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था। तो उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी, याद रखिएगा, अपना डेल्टा बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदी हैं। ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि जोंक नदी किसकी सहायक नदी है, इसीलिए मैंने इसे कवर कर दिया। तो तेल नदी और जोंक नदी ये महानदी की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं गोदावरी नदी,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है गोदावरी नदी, इसीलिए इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। इसकी हम सहायक नदियाँ भी देखेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से निकलती है, सब कुछ देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे, और बाकी की नदियाँ जो छोटी नदियाँ हैं और ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती उनके हम उद्गम स्थल देख लेंगे कि यानी कि वो कहाँ से निकल रही हैं, उनका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ बहती हैं। तो अब हम गोदावरी नदी देखते हैं। तो गोदावरी नदी का उद्गम यानी कि ये कहाँ से निकलती है, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में है, और त्र्यंबकेश्वर में ही भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग भी है। भोलेनाथ के पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर में, और वहीं से गोदावरी नदी निकलती है। तो इसका बहाव क्षेत्र यानी कि ये किन किन राज्यों में से बहती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से तो निकलती है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में जाती है, और छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा, ये जितनी भी नदियां हैं हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। तो आंध्र प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और निकलती कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से। और इसकी विशेषता देखते हैं कि हमें याद क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले है कि गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। इसकी लंबाई पूछी जाती है कि गोदावरी नदी की कितनी लंबाई है, तो याद रखिएगा 1465 किलोमीटर। और यह है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, मतलब कि उत्तर भारत को छोड़ दें, सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत को देखें, तो उसमें गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। पर अगर हम पूरा ऊपर से उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरे भारत को देखें तो ये जो गोदावरी नदी है ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। उस समय गंगा नदी सबसे लंबी नदी आएगी, लेकिन दक्षिण भारत में गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और याद रखिएगा यहाँ मैंने लिखा है दक्षिणी गंगा, एक दक्षिण भारत की गंगा भी है, वो हम आगे देखेंगे। पर दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, और बूढ़ी गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है, और वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो एग्जामिनर पूछता है कि बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को। और अगला पॉइंट है कि नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। तो ये नदी नासिक से तो निकल ही रही है, तो इसी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर नासिक, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। ये इंपॉर्टेंट नदी है, तो इसकी सहायक नदियाँ भी देखेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन तो इससे यही बनता है कि बताइए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। पर अगर आपसे डिटेल में भी पूछ ले तो मैंने आपको ये डायग्राम से समझाया कि कौन सी नदी बाईं ओर से आकर मिल रही है, कौन सी दाईं ओर से आके। ये ऊपर से जो नदियाँ यानी कि उत्तर से मिलेंगी ये बाईं ओर से, और जो दक्षिण से मिलेंगी ये दाईं ओर से। तो सबसे पहले जो बाईं ओर से मिल रही हैं यानी कि उत्तर से आ रही हैं उन्हें देखते हैं। तो जैसा कि ये नदी निकल रही है त्र्यंबकेश्वर से, यानी कि गोदावरी नदी ये पूरी त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, ठीक है। ऊपर से जो नदियाँ आ रही हैं ये सहायक नदियाँ। सबसे पहले है पूर्णा, याद रखिएगा पूर्णा नदी। और दूसरी नदी है, ये पहले देख लेते हैं, इंद्रावती, एक है सबरी। 3 नदियाँ हो गई, पूर्णा, इंद्रावती और सबरी नदी। उसके बाद ये 3 नदियों का एक संगम है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पेनगंगा, तो एक नदी आती है पेनगंगा, और उसी में एक नदी है वर्धा। ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, कौन कौन सी, पेनगंगा और वर्धा। उसके बाद थोड़ी दूर ये आगे चलती हैं तो एक और नदी आती है वेनगंगा। फिर ये तीनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। कैसे, देखिए पहले पेनगंगा आई, फिर उसके बाद वर्धा आई, ये दोनों नदियाँ आपस में मिली यहाँ पर। उसके बाद ये आगे चली तो वेनगंगा इसमें आके मिल गई। तो ये तीनों नदियों का जहाँ संगम हो जाता है उसके बाद ये एक नदी बन जाती है, और इसे कहते हैं प्राणहिता। पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा जब ये तीनों मिल जाती हैं तो इसे प्राणहिता कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपको याद रहे। वैसे तो यही पूछा जाता है कि पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की। पर अगर पूछ ले कि बताइए प्राणहिता नदी किसके संगम से बनी है, तो याद रखिएगा पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा जब ये आपस में मिल जाती हैं तो प्राणहिता नदी बनती है, और ये गोदावरी की सहायक नदी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की है।
और ये देखिए ये नीचे से आके मिल रही है दक्षिण की ओर से, यानी कि दाईं ओर से मिल रही है, इसीलिए और इम्पोर्टेंट बन जाती है कि अगर पूछ लिया जाए आपको ऑप्शन में दिया हो कि गोदावरी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी भिन्न है और बाकी की नदियाँ उत्तर से जो मिल रही हैं यानी कि बाईं से जो मिल रही है वो दे दी जाए और एक साथ में मंजीरा दे दी जाए, तो आपको लगेगा कि ये तो सभी नदियाँ गोदावरी की हैं, पर उसमें से ये भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि ये दाईं ओर से मिल रही है और बाकी जितनी भी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ हैं ये बाईं ओर से मिल रही हैं। इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा कि जो मंजीरा नदी है ये दाईं ओर से मिल रही है और गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी के बाद देखते हैं कृष्णा नदी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में है। मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बताया था कि हमारे भारत के दक्षिणी भारत में इधर है पश्चिमी घाट, इधर है पूर्वी घाट, मैंने वहाँ पर आपको बताया था। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लेना, उसमें मैंने सभी जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं कवर किए थे। तो वहीं पर जो महाबलेश्वर है पश्चिमी घाट में, वहीं से यह नदी निकलती है, कृष्णा नदी। और बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, तो महाराष्ट्र से ये निकलती है, उसके बाद कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक से आगे ये तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है कृष्णा नदी। इसकी विशेषता क्या है, हमें याद क्या क्या रखना है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली प्रायद्वीपीय भारत कौन सा हुआ? दक्षिण भारत ना। तो दक्षिण भारत की अगर बात करें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमने पढ़ी गोदावरी नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कृष्णा नदी आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, पहली सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की तो कृष्णा। उसके बाद देखते हैं कि कोयना नदी। कोयना नदी क्या है, आगे अभी हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदी। तो कोयना इसकी सहायक नदी है और इसी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। जीवन धारा भी कहा जाता है, कहीं कहीं जीवन रेखा भी लिखा होता है। तो महाराष्ट्र की जीवन धारा या जीवन रेखा कोयना नदी को कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में ही बहती है, इसीलिए इसको वहाँ की जीवन धारा कहा जाता है। उसके बाद एक नदी है मूसी नदी। तो मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद शहर। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा मूसी नदी के तट पर। अभी हम सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, पर हम ये विशेष बातें देख लेते हैं पहले। और उसके बाद देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये नदी डेल्टा बनाती है। तो ये अपना डेल्टा कहाँ पर बनाती है, तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। अब इसकी हम सहायक नदियाँ देखते हैं। तो ये निकलती है महाबलेश्वर से, जैसा कि हमने देखा महाबलेश्वर से ये निकलती है। तो ऊपर से एक नदी आती है उत्तर की ओर से, भीमा नदी, मतलब कि बाईं ओर से, और एक नदी है मूसी नदी। ये दोनों बाईं ओर से मिलती हैं, भीमा नदी और मूसी नदी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, भीमा और मूसी भी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और मूसी नदी क्यों पूछी जाती है, क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के ही तट पर है। उसके बाद नीचे की ओर देखते हैं, यानी कि दाईं ओर से। तो दाईं ओर से आ रही है, एक है कोयना नदी, ये महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है इसे। उसके बाद दोनों नदियाँ याद रखिएगा इकट्ठा ही, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो घाट प्रभा और माल प्रभा भी पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद एक और है सबसे इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा नदी। ये भी कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है। तो जो तुंगभद्रा नदी है ये दो नदियों के संगम से बनी है। ये तो आप आसानी से याद रख लेंगे, एक है तुंग और दूसरी है भद्रा, और यही दोनों मिलकर बनाती हैं तुंगभद्रा। तुंग और भद्रा दोनों मिलकर बनाती हैं तुंगभद्रा। और ये नीचे की ओर से यानी कि दक्षिण की ओर से ये जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। तो ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आप इन्हें बस याद रख लीजिए कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कि भीमा है, मूसी है, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी दाईं ओर से मिल रही है, कौन बाईं ओर से मिल रही है। अगर एग्जामिनर डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखिएगा। तो कृष्णा नदी के बाद कुछ छोटी छोटी नदियाँ बची हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। अगर एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रहेगा। इनके हम उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पेन्नार नदी। ये कहाँ से निकलती है, तो उद्गम होता है इसका कर्नाटक के कोलार से। कर्नाटक के कोलार में क्या है आपको याद होगा, तो वहाँ पर सोने की खान पाई जाती है कर्नाटक के कोलार में, और वहीं से ये कर्नाटक के कोलार से ही पेन्नार नदी निकलती है। और इसका बहाव क्षेत्र है, यानी कि कहाँ कहाँ से होकर ये बहती है, तो कर्नाटक से निकलती है, आगे जाती है आंध्र प्रदेश में, और वहीं पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद आपको बस इतना ही रखना है कि इसका उद्गम कहाँ पर है, तो कर्नाटक के कोलार में। तो पेन्नार नदी के बाद देखते हैं कावेरी नदी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे हम पढ़ते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है और कर्नाटक के बाद ये तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है,
हमें याद क्या क्या रखना है, तो यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा ना कि जितनी भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं इनका जो जल का स्रोत है ये वर्षा का जल है और गर्मी में ये नदियाँ धीरे धीरे सूख जाती हैं। पर दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है कावेरी नदी, ये गर्मियों में भी नहीं सूखती। क्यों नहीं सूखती? इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। तो इस नदी में पूरे वर्ष पानी क्यों रहता है वह मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि ये नदी है कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्या होता है, जब भारत में मानसून की शुरुआत होती है तो केरल और कर्नाटक से एंटर करता है मानसून, तो जून में एंटर करता है। तो जून में यहाँ पर बारिश हो जाती है कर्नाटक में और इस नदी में पूरा जल भर जाता है। ये एक बार तो जल भर गया और दोबारा क्या होता है, जब मानसून लौटता कब है, तो नवंबर दिसंबर में जब मानसून लौटता है तो उस समय तमिलनाडु के एरिया में बारिश होती है। ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर बारिश नहीं होती, पर यहाँ पर पूर्वी घाट से टकराकर तमिलनाडु के एरिया में जो कोरोमंडल का तट है वहाँ पर बारिश होती है। तो दूसरी बार बारिश हो गई तो फिर उस समय इसमें नदी में पानी भर जाता है। तो दोनों मानसून से, जब मानसून आ रहा है तब भी इसमें बारिश होती है, अब जब मानसून लौट रहा है तब भी इसमें बारिश होती है, जिस कारण इस नदी में पूरे वर्ष पानी रहता है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था दक्षिणी गंगा, वो कौन सी नदी थी, वो गोदावरी नदी थी। और ये है दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी नदी है। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, याद रखिएगा। जब दक्षिण भारत की गंगा की बात आए तो वो कावेरी नदी होगी, जब दक्षिणी गंगा की बात आए तो वो गोदावरी नदी होगी, याद रखिएगा। तो कावेरी नदी के बाद दो नदियाँ हैं जो तमिलनाडु में छोटी छोटी नदियाँ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। एक है वैगई और दूसरी है ताम्रपर्णी। इसे ताम्रपाणी भी कहते हैं, ताम्रपर्णी और वैगई, ये दोनों तमिलनाडु से निकलती हैं। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसा कि ये है दक्षिण भारत और इधर है श्रीलंका, और श्रीलंका के आगे कुछ द्वीप हैं जिसे हम राम सेतु कहते हैं, और इसी राम सेतु के इस तरफ ये है पाक की खाड़ी, इसे हम पाक की खाड़ी कहेंगे, और इस तरफ की खाड़ी को हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। ऊपर की तरफ जो है इसे पाक की खाड़ी कहते हैं और इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो ये दो नदियाँ एक पाक की खाड़ी में गिरती है और दूसरी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, जो वैगई नदी है ये पाक की खाड़ी में गिर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण मदुरै, जिसे मदुरई भी कहते हैं, यह शहर वैगई नदी के ही तट पर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मदुरै शहर किस नदी के तट पर है, तो ये वैगई नदी के तट पर है। मीनाक्षी मंदिर भी यहीं पर है ना, मदुरै शहर में। और दूसरी है ताम्रपर्णी नदी, ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सी मन्नार की खाड़ी में गिरेगी, कौन सी पाक की। ये तो अब याद रहेगा ना आपको कि दोनों वैगई और ताम्रपर्णी ये निकलती कहाँ से हैं, तो तमिलनाडु से ही निकलती हैं, उसके बाद खाड़ी में गिर जाती हैं। तो याद कैसे रखेंगे, जैसे देखिए ताम्रपर्णी, आप देखेंगे ताम्रपर्णी, तो ता से तो ये तमिलनाडु से निकल रही है, इसी के ताम्र से देख रहे हैं, और माँ से मन्नार की खाड़ी में गिर जा रही है। तो ता से तमिलनाडु से निकलेगी और माँ से मन्नार की खाड़ी में गिर जाएगी। और जो वैगई है वो तो पता ही रहेगा आपको, एक अगर मन्नार की खाड़ी में गिर रही है तो दूसरी कहाँ गिरेगी, पाक की खाड़ी में। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हमने देख ली। अब हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ये जितनी भी नदियाँ आप देख रहे हैं इसी प्रकार क्रम से ये अरब सागर में गिर जाती हैं, और सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। और साथ में याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला एरिया, इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। ऊपर की नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, पर अगर आपको एग्ज़ाम में अरब सागर दिया होगा तो वो भी सही है, क्योंकि ये जो भारत का इस तरफ का पूरा जो ये एरिया है ये सागर, इसी को हम अरब सागर कहते हैं, और इसी अरब सागर का पार्ट है खंभात की खाड़ी। तो अगर खंभात की खाड़ी है तो खंभात की खाड़ी को ही टिक करिएगा, अगर अरब सागर है तो अरब सागर टिक कर दीजिएगा, अगर दोनों हैं तो खंभात की खाड़ी को ही टिक करना, क्योंकि ये गिर तो खंभात की खाड़ी में रही हैं, पर खंभात की खाड़ी अरब सागर का ही पार्ट है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लूनी नदी। ऊपर से आप देख रहे हैं ना, यह है लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये अरावली पहाड़ी, अजमेर की अरावली पहाड़ी से निकलती है, जो कि राजस्थान में है। और इसका बहाव क्षेत्र, तो ये ऊपर राजस्थान से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। याद रखिएगा, ये विलुप्त हो जाती है, यानी कि भूमिगत हो जाती है। ये आगे जाकर अरब सागर में नहीं गिरती, नई खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, यहीं पर भूमिगत हो जाती है। इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो यह है लूनी नदी। और मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। तो राजस्थान में ये बहती है, वहाँ से फिर गुजरात में आती है, तो इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखते हैं अगली नदी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी भी अरावली पर्वत से ही निकलती है। तो ये उदयपुर ज़िले से निकलती है। जो लूनी नदी थी ये अजमेर ज़िले से निकल रही थी और साबरमती ये उदयपुर से निकल रही है। और ये भी राजस्थान से ही निकलेगी, जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला है तो राजस्थान से निकलेगी। और इसका बहाव क्षेत्र भी जिस प्रकार लूनी का बहाव क्षेत्र था कि वो राजस्थान से गुजरात में आ रही थी, पर वहाँ पर कच्छ के रण में वो समा जा रही थी। पर जो साबरमती नदी है, आप तुलना करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा, जो साबरमती नदी है ये राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के बाद गुजरात में एंटर करती है और उसके बाद ये जो खंभात की खाड़ी है ना, इसमें गिर जाती है। याद रखना, राजस्थान ऊपर से निकलेगी, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी। तो इसकी विशेषता यानी कि आपको याद क्या रखना है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर दो मशहूर शहर गुजरात के, ये साबरमती नदी के ही तट पर हैं। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि अहमदाबाद शहर कहाँ पर है, किस नदी के तट पर, तो साबरमती, और गांधीनगर किस नदी के तट पर है, तो ये भी साबरमती नदी के ही तट पर है। दोनों याद रखिएगा। तो लूनी नदी और साबरमती नदी ये हमने देख ली। उसके बाद देखते हैं माही नदी। तो माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और ये इसका बहाव क्षेत्र तो मध्य प्रदेश से ये निकलती है, आगे राजस्थान होते हुए गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी में माही नदी गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। और इससे एक ही प्रश्न बनता है, एग्जाम में एक ही प्रश्न बनेगा, याद रखना, कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। ज़्यादातर 80% एग्जाम में यही प्रश्न आता है माही नदी से, कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी। तो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था ना, जो ज्योग्राफी की पहली वीडियो, कि कर्क रेखा कौन सी है, कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार इधर से काटेगी, एक बार ऊपर से काटेगी। इसीलिए ये हम कहते हैं कि जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। तो माही नदी के बाद देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम यानी ये कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल, जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से निकलती है। तो मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बताया था कि जो सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये आगे जब छत्तीसगढ़ में एंटर करता है तो इसे मैकाल पर्वत कहते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से जो बॉर्डर से लगते हैं और आगे छत्तीसगढ़ में, इसे मैकाल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और मैकाल पर्वत श्रृंखला की जो ऊंची चोटी है उसे हम अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। तो वही अमरकंटक पहाड़ी कुछ हिस्सा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में। तो ये नदी निकल रही है पश्चिमी ढाल यानी कि इस तरफ से, तो ये तो मध्य प्रदेश आएगा। अगर इस तरफ से निकलती यानी कि पूर्वी ढाल से, तो क्या होता, छत्तीसगढ़ होता। पर ये निकल रही है पश्चिमी ढाल से, इसीलिए याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश से निकल रही है। और इसका बहाव क्षेत्र तो मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाती है, और गुजरात के बाद ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखना। और जो मैंने ये नीचे प्रतिशत लिखे ये थोड़ा आगे हो गए, तो ये मध्य प्रदेश में इसका भाग है 87%। यानी कि जो नदी है, अगर पूरी 100% नदी है ना, तो इसका 87% हिस्सा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और महाराष्ट्र में 1.5% और गुजरात में 11.5% इसका हिस्सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका 87% हिस्सा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। जीवन धारा या जीवन रेखा दोनों ही। तो मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को। और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होती है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ज्वार नदीमुख, जिसे इंग्लिश में एस्चुअरी कहते हैं, तो यह नदी ज्वार नदीमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भ्रंश घाटी और एस्चुअरी क्या होती है। तो भ्रंश घाटी क्या होती है, एस्चुअरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो डेल्टा तो मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में विस्तार से बताया था, यहाँ भी शॉर्ट में बता देता हूँ। तो डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ ऊपर पर्वतों से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से, तो क्या करती हैं, अपने साथ वहाँ की मिट्टी, गाद, अवसाद को बहाते हुए ले आती हैं। तो जब वो तीव्र ढालों से बहती हुई जाती हैं तो तेज़ी से उसे बहा कर लेकर आती हैं। पर जैसे वो समतल ज़मीन पर आती हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो अब जो उनकी मिट्टी को धकेलने की क्षमता है, जो बहा कर ले आ रही हैं, वो स्लो हो जाती है। और जैसे ही वो समुद्र के समीप पहुँचती हैं तो क्या करती हैं, उनकी क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। तो वो क्या करती हैं, उसी मिट्टी को एक जगह जमा कर देती हैं। पर नदियों को बहना है तो वो क्या करेंगी, छोटी छोटी शाखाओं में होकर बहने लगती हैं। तो ये जो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, इसी को डेल्टा कहते हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं, अपने द्वारा मिट्टी लेकर आती हैं और जमा कर देती हैं समुद्र में। तो ज्वार नदीमुख यानी कि एस्चुरी क्या होती है,
तो कुछ नदियाँ होती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, जैसे कि कुछ नदियाँ डेल्टा बना रही हैं। ये नदियाँ क्या होती हैं, सीधा आकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो जहाँ पर ये समुद्र में मिलती हैं ना, कुछ पानी आगे देखिए जा रहा है नदियों में, और फिर ये नदियाँ समुद्र में आ रही हैं, इसी को हम ज्वार नदीमुख कहेंगे। ये डायरेक्ट क्या करती हैं, समुद्र में समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उसी को ज्वार नदीमुख कहा जाता है। और ये तेज़ी से बहती हुई आती हैं और यहाँ पर भी कुछ खड्डे कर देती हैं और यहाँ पर गिरती रहती हैं, ठीक है ना। इसी को हम कहेंगे ज्वार नदीमुख, ये सारा एरिया जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिल जा रही हैं। तो अब हम भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होती है ये देखते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, पहले ये एक पहाड़ था, पर अब देख रहे हैं बीच में बट गया। तो क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण पहाड़ का जो बीच का हिस्सा होता है ये अंदर की ओर धंस जाता है। जब ये अंदर की ओर धंस जाएगा तो जाहिर सी बात है ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा और बीच में एक बड़ी सी दरार बन जाएगी। ये बड़ी सी दरार बन जाती है और इसी में से फिर क्या होता है, नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं और झील बन जाती है। इसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है। जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण क्या हो, किसी पहाड़ का जो बीच का हिस्सा हो वो अंदर की ओर धंस जाए और बड़ी सी दरार बन जाए, तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। तो हमने देख लिया कि ज्वार नदीमुख और भ्रंश घाटी क्या होती हैं। तो जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ज्वार नदीमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये नर्मदा नदी है, आप देख रहे हैं ना, ऊपर क्या है, विंध्याचल पर्वत और नीचे है सतपुड़ा पर्वत और इसी के बीच में से ये निकलती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। उसके आगे है कि नर्मदा और सोन ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं और विपरीत दिशा में बहती हैं। इससे पहले मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में बताया था ना कि अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो ऊपर जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और वहीं से फिर एक नदी निकल रही है, अब हम देख रहे हैं नर्मदा नदी। तो ये दोनों नदियाँ एक ही जगह से निकल रही हैं, अमरकंटक पहाड़ी से, और विपरीत दिशाओं में बह रही हैं। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कौन सी दो नदियाँ हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं और विपरीत दिशाओं में बहती हैं। ये कौन कौन सी हो गई, नर्मदा और सोन नदी, याद रखिएगा। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नर्मदा नदी के तट पर है। तो जबलपुर शहर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर है। तो नर्मदा नदी हमने देख ली। उसके बाद हम देखते हैं ताप्ती नदी। तो जैसे कि आपने देखा है नर्मदा नदी, उसी प्रकार ही है ताप्ती नदी, ये दोनों समानांतर ही बहती हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है पहले वो देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से ये निकलती है और उसका बहाव क्षेत्र, तो जहाँ जहाँ से नर्मदा नदी बहती है वहीं वहीं से ताप्ती नदी भी बहती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसी प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और इसकी विशेषता भी वही सिमिलर ही है, ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये भी ज्वार नदीमुख का ही निर्माण करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, याद रखना। इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो ताप्ती को आप याद रखेंगे कि कोई तपती हुई चीज़ है, बहुत गर्म चीज़ है, और सूरत को पढ़ेंगे सूरज। तो आपको पता है सूरज एक तपता हुआ आग का गोला है, तो इसी से आप रिलेट करके याद रख पाएंगे। ताप्ती को तपती हुई चीज़ और सूरत को सूरज, तो सूरज एक तपता हुआ गोला है आग का, इसी से आप रिलेट करके याद रख लेना, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, ये लूनी नदी को छोड़कर जो ऊपर की नदियाँ हैं ये खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं। खंबात की खाड़ी है तो अरब सागर में, पर स्पेशली ये खंबात की खाड़ी में ही गिर रही हैं। तो इन्हें आप एक ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। यह ट्रिक है समानता। समानता, सा से हुआ साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो ये सभी चारों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में, इसे आपको याद रहेगा। तो कुछ छोटी छोटी नदियाँ बची हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मांडवी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से। तो पश्चिमी घाट है ना ये वाला पूरा, तो यहीं से निकलती है मांडवी नदी, पश्चिमी घाट के कर्नाटक में भीमगढ़ स्थान से। और इसका बहाव क्षेत्र तो कर्नाटक से निकलती है और आगे गोवा से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो गोवा की राजधानी है पणजी, ये मांडवी नदी के तट पर है। और इसे प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि जो गोवा की राजधानी पणजी है ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखना ये मांडवी नदी के तट पर है। और उसके बाद है एक जुआरी नदी। जुआरी नदी वैसे तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, पर याद रख लेना कि जो जुआरी नदी है ये भी गोवा से ही निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, बस इतना ही याद रखना। और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको पता है कि जो गोवा है वो कैसीनो यानी कि जुआ घर के लिए फेमस है, वहाँ लोग कैसीनो में जाते हैं जुआ खेलने के लिए, तो उसी से आप याद रख सकते हैं जुआरी नदी। गोवा में है ना बहुत सारे कैसीनो, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, विदेशों से भी लोग आके गोवा में कैसीनो में जाते हैं जुआ घर में, तो इससे आप याद रख पाएंगे कि जो जुआरी नदी है ये गोवा में है। तो लास्ट में ये चार नदियाँ बची हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं।
उसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आपको दो दो करके याद रखना है। जो शरावती और गंगावेली नदी है ये कर्नाटक में है और कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि शरावती नदी कहाँ पर है, तो याद रखना कर्नाटक में है, और गंगावेली ये भी कर्नाटक में है। यहाँ पर जलप्रपात पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जलप्रपात वाला टॉपिक है और बांध वाला टॉपिक है ये मैं अलग वीडियो में कवर कराऊंगा। यहाँ पर हम सिर्फ नदियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हमने देख लिया कि शरावती और गंगावेली ये कर्नाटक में है। तो लास्ट में बचे दो, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी। तो पेरियार नदी हो गई, पेरियार बांध हो गया, जितनी भी पेरियार वाली चीज़ें हैं ये केरल में ही हैं। तो ये भी पेरियार नदी भी कहाँ पर है, केरल में है। उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद है भरतपूजा नदी। तो भरतपूजा नदी तमिलनाडु से निकलती है और केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो तमिलनाडु के कुछ हिस्से से ही है, कुछ ही हिस्सा है इसका। उसके बाद ये पूरा केरल में ही है। तो केरल के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज हमारा भारत की नदियों का टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।